बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, जहां पर सियासी मामलात बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, जिस पर हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ामात लगा रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और ख़ास तौर पर जिस तरीके से रिसेंटली जो अल्टीमेटम दिया गया है खान साहब की तरफ से हुकूमत को, जहां पर उन्होंने 6 दिन का वक्त दिया, 6 दिन की मोहलत दी और कहा कि आप जून में इलेक्शन अनाउंस करें। ये मामलात अपनी तरफ हैं, साथ ही साथ कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खदशात जो रहे हुकूमत में बाहर आते ही, जैसे उन्होंने कहा था कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से कुछ तब्दीलियां ये हुकूमत लाना चाहती है, वो हमने देखा कि उसमें तब्दीली वाकई अमल में आई है। और IMF को लेकर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान साहब ने काफ़ी बातें की, और अब यही हुआ है कि IMF के साथ जो हमारा अभी हाल ही में टॉक्स हुई हैं, उसके बाद ये तय किया गया कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा किया जाएगा, क्योंकि IMF ने जो $1 अरब की किस्त देनी थी उसके हवाले से शर्त आयद कर दी, और शर्त ये थी कि जो सब्सिडी माजी की हुकूमत ने दी है उसको पहले ख़त्म किया जाए। और मिफ्ता इस्माइल ने, वज़ीर ख़जाना ने, पाकिस्तान वापस आते ही ये फ़ैसला किया और इस हुकूमत की तरफ से फ़ैसला किया गया कि जो पेट्रोल है, डीज़ल है, जो मिट्टी का तेल है, उसकी कीमतें बढ़ाई जाएं, और वो बढ़ा दी गई हैं। 30 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया गया है। यकीनी तौर पे उसका असर जो है वो आम आदमी पर आएगा। आवाम जो है, आप सुबह से देख रहे हैं जो रिएक्शन है वो कुछ अच्छा रिएक्शन नहीं है, लेकिन ये जो हुकूमत है इसका मुरद इल्ज़ाम माजी की हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ठहराती है, और ये कहती है कि जो IMF के साथ इन्होंने मुआहिदा किया था उसमें जो शराइत तस्लीम की गई थी उनको नहीं माना गया, बल्कि सब्सिडी दे दी गई और पेट्रोलियम की प्राइसेस नहीं बढ़ाई गई। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एग्जैक्टली यही क्लेम करती भी आ रही थी इस हुकूमत के हवाले से कि ये सब्सिडी हमारी जो आवाम को दी है पेट्रोलियम पर वो ख़त्म करना चाहते हैं। अभी ख़बरें ऑब्वियसली जब ये होगा, पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें बढ़ाई जाएंगी, साथ ही साथ बिजली की कीमतें बढ़ाने के हवाले से भी खबर आ रही है कि उस पर भी जल्द ही इस हुकूमत की तरफ से फैसला मुतवक्के है। इस पर बात करेंगे कि इस इक़दाम को वाकई इतना इस वक्त लेना नागुज़ीर था इस हुकूमत के लिए, और जहां पर ये हुकूमत माजी की हुकूमत को, PTI को मुरद इल्ज़ाम ठहराती है, तो उसमें कितनी सदाकत है। क्योंकि उस वक्त अगर हम देखें तो मौजूदा हुकूमत जो कि अपोजिशन में थी, उनकी तरफ से बाकायदा ट्वीट्स किए जाते थे, रद्द-ए-अमल आता था कि हुकूमत ने एक पेट्रोल बम गिरा दिया है सवाम पर, या महंगाई मार्च जो है वो किया गया पीपल्स पार्टी की तरफ से। महंगाई मुकाव मार्च एक और था जो कि PMLN की तरफ से था। तो अब ये चीज़ कहाँ गई है? अब उसके बरक्स फैसले क्यों हो रहे हैं? क्या वाकई ये इस वक्त इनएविटेबल इक़दाम थे? इन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जमशेद इकबाल चीमा साहब, सीनियर रहनुमा है PTI के। हमारे साथ इम्तियाज़ शेख साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और सूबाई वज़ीर हैं एनर्जी के। और डॉक्टर शमाइल दाऊद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं और फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। आप तीनों का बेहद शुक्रिया। डॉक्टर शमाइल, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। सबसे पहले तो आपका इस पर एनालिसिस कि ये जब कहा जाता है इस हुकूमत की तरफ से कि ये फैसला हमने मजबूरी में किया है, इसी किस्म के दावे, इसी किस्म के क्लेम्स माजी की PTI की हुकूमत की तरफ से भी हम देखते थे, जब वो कहते थे कि हम चाहते तो नहीं हैं लेकिन मजबूरी में कर रहे हैं। और साथ ही जब ये मौजूदा हुकूमत इसका तमाम तर जिम्मेदार PTI की हुकूमत को, माजी की हुकूमत को ठहराती है, तो ये किस हद तक सही है? बहुत शुक्रिया सादिया। देखिए, बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह आपने अभी अपनी इंट्रोडक्शन में बताया, और अब तो IMF की जो डिटेल उसमें लिखा हुआ है कि सब्सिडी के बारे में जो एक प्रोग्राम के मुताबिक बाकायदा ये एग्रीड था कि हमने सब्सिडीज रिमूव करनी है, और कमिटमेंट्स को हमने, जाहिर बात है, जैसे हम उससे डिविएट हुए उसकी वजह से ही वो मसाइल का सामना हुआ। और इसमें कोई शक नहीं कि पिछली गवर्नमेंट के ऊपर भी बहुत ही प्रेशर्स थे जो कि इस गवर्नमेंट के ऊपर हैं, और वो फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान की रियासत के कंट्रोल में हैं, और वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइसेस का उतार चढ़ाव है जिसकी वजह से हमारे ऊपर वो प्रेशर है, और फिर IMF के प्रोग्राम का हिस्सा होना हमारे ऊपर प्रेशर है। तो जहाँ तक गवर्नमेंट ये कहती है इस वक्त ये गलती थी आउटगोइंग गवर्नमेंट की तरफ से, डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है, बिकॉज ये तो ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर है। लेकिन अगर ये आज कहते हैं कि हम मजबूर हैं तो बिल्कुल ठीक कहते हैं। ये इन द पास्ट अगर कहते थे पिछली गवर्नमेंट को कि आप गलत कर रहे हैं और वो कहते थे हम मजबूर हैं, तो वो पिछली गवर्नमेंट भी ठीक कह रही थी।
तो प्रॉब्लम यही है कि जो पॉलिटिक्स है, हमें अपने इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग के अंदर हमें आवाम के साथ सच्चाई के साथ जो है वो उनके साथ शेयर करना चाहिए, उनको बताना चाहिए, कॉन्फिडेंस पे लेना चाहिए। और इसके ऊपर इकोनॉमिक्स के ऊपर जो हमारी मुल्क की सतह पे पॉलिटिक्स को अब रोकना चाहिए। और ये इससे कोई मसाइल हल नहीं हो रहे, क्योंकि जो मसाइल आज 70 साल गुजरने के 74 साल गुजरने के बावजूद वहीं के वहीं खड़े हैं। हम देखिए ना, अगर पिछले 4 साल में गवर्नमेंट ने जो करंट अकाउंट के मसाइल थे, जब गवर्नमेंट आई थी पिछली गवर्नमेंट के बाद 2018 में, और इन्होंने उनको आहिस्ता आहिस्ता बदतरीन ठीक किया, हम क्यों उस बहाने पे क्यों आज खड़े हैं? इसका मतलब ये कि जो प्रॉब्लम्स थे वो प्रॉब्लम्स का जो मुदावा नहीं हो पाया। इसका मतलब ये है कि जो हमारे स्ट्रक्चरल मसाइल हैं वो वहीं के वहीं हैं। हम आर्जी तौर पे कुछ ऐसे डिसीजंस जरूर ले रहे हैं जिससे हम कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, वो क्विक फिक्सेस हैं। और क्विक फिक्सेस का मतलब ये है कि ये आप ठीक कह रहे हैं कि रियलिस्टिक होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। एक तो हम देख रहे हैं माशरे में इस कदर पोलराइजेशन बढ़ती चली जा रही है कि ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू ना तो सुना जाता है, ना उसको एक्नॉलेज किया जाता है, और सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक के तौर पे इस चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है। दोनों तरफ से ये हो रहा है। पहले तो एक मुख्तसरन मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, फिर मैं चीमा साहब की तरफ जाती हूँ। आपकी नज़र में ये जो अभी हुआ है, या माजी की हुकूमत ने जो किया है, या कभी जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं, बिजली की प्राइसेस बढ़ती हैं, या जितनी भी महंगाई करनी पड़ती है, इस वक्त क्या कोई और ऑप्शन था इस हुकूमत के पास? अगर वो ये ना करते तो क्या करते? सादिया, देखें, अगर आज भी ये बात हो रही थी कि अगर हमारे पास कोई और सोर्स होता जहां से हमें मुफ्त तेल मिल रहा होता, अगर हमारे मुल्क के अंदर तेल खुद निकल रहा होता वाफिर मिक़दार में, हमारी डिपेंडेंस ना होती, या हमारे खजाने में इतने पैसे पड़े होते कि हम प्रोग्राम में ना होते, तो फिर हमें ज़ाहिरी बात है वो हमें अपनी गरीब आवाम के ऊपर वो प्रेशर डालने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जरूरत इस वजह से है कि हम एक IMF प्रोग्राम का हिस्सा हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का हमारे पास मसला है, ट्रेड डेफिसिट मौजूद है, फिस्कल जो हमारी यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन और हमारे जो अखराजात हैं उसका एक बहुत बड़ा एक अभी फिस्कल डेफिसिट आ रहा है, जो कि हमेशा से रहा है और फिर आ रहा है बहुत बड़ा। ये इन तमाम चीजों की मौजूदगी में हमारी डिपेंडेंस IMF के ऊपर है, और IMF के साथ ही नकदी हमारे दूसरे ममालिक या दूसरे जो लेंडर्स हैं वो इसके नजर रखते हुए हैं। तो हमें उनकी शरायत सही कह रहे हैं कि IMF का जो प्रोग्राम है उस पर सारे का सारा हमारा इन्हसार है, और उसको सामने रखते हुए इस वक्त कोई और ऑप्शंस है नहीं। तो चीमा साहब, यानी तय ये हुआ कि उस वक्त जो आपने किया था वो इकदाम भी दुरुस्त थे IMF के पैकेज में को अवेल करने के लिए, और जो ये हुकूमत कर रही है वो भी फिर दुरुस्त हैं। तो फिर मसला कहाँ है? अगर वाकई हालात ऐसे हैं, नहीं मईशत संभल रही है, तो फिर क्या होगा क्या उस वक्त? यानी अब इस हुकूमत को भी ये यकीन आ चुका होगा कि आपने जब पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाई थी तो उनका महंगाई मुकाओ मार्च या महंगाई के खिलाफ मार्चेस जितने भी निकले वो गलत थे। नहीं, बेसिकली तो आप कह लें, पहली बात तो ये कि इस हुकूमत को उस वक्त पूरा पता था में रहते हुए, इसहाक डार से लेके शहबाज शरीफ तक या पीपल्स पार्टी के सारे लोगों तक, ये वो लोग हैं जो पिछले आप कह लें 30-35 साल से किसी न किसी शक्ल में पावर कॉरिडोर में है, गवर्नमेंट के किसी न किसी हाउस में बैठे होते हैं। वो सेनेट में बैठे हों, कौमी असम्बली में बैठे हों, प्रोविंशियल असम्बली में बैठे हों, ये किसी न किसी जगह बैठे होते हैं, लिहाजा कोई उनको अभाम नहीं था। वो तो बेसिकली आप कह लें कि एक झूठ बोलने की बाकायदा इनको एक आदत है। ये मीडिया कहते हैं ना, मीडिया गेम, सारी मीडिया वार एक या बयानिए की या मीडिया के बुनियाद पर जीतना चाहते हैं, और उसमें अभी तक अनफॉर्चुनेटली उन्हें कामयाबी भी हुई है। मसलन जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में सिर्फ 2 बार पाकिस्तान में एक्सपोर्ट कम हुई है, 1947 से लेकर 2022 तक। सिर्फ 2 रजीम 23 रजीम में से, जिसमें से एक्सपोर्ट कम हुई है। एक 97 से 99 में एक्सपोर्ट कम हुई 10% पाकिस्तान की, और दूसरी बार कम हुई 2013 से 2018 में। ये 2 रजीम है, और दोनों रजीम ऐसी हैं जिसमें ऊपर बड़ा भाई वज़ीर आज़म था, छोटा भाई नीचे वज़ीर आला था। तो कहने का मतलब ये कि इस खानदान की, ये मुस्लिम लीग नून की रजीम की जो परफॉर्मेंस है वो तो ये है। लेकिन एक परसेप्शन बनाई हुई है कि हम बड़े अच्छे जो कैसे इकोनॉमी मैनेजर, हम बहुत अच्छे हैं, हमारे दौर में बिजनेस बड़ा होता है, हमारे दौर में
पाकिस्तान तरक्की करता है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक तरक्की करती है, वो ऐसा नहीं है। अच्छा, ये कानून साहब ये अगर मैं पूछ सकूं, आप कह रहे हैं कि मीडिया वॉर है जिसमें उनको कामयाबी रही, तो फिर आपको क्यों कामयाबी हासिल नहीं हुई? आप क्यों प्रोजेक्ट इसको नहीं कर सके उस तरीके से जैसे आप कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत ने अचीव किया था? नहीं देखें, हमें तो जरूरत नहीं पड़ी मीडिया की कि हम जब 6% हमने ग्रो किया एक साल, और एक साल ग्रो किया 5.6%। 2 सालों में जिस मुल्क ने 11% नेट 3 सालों में 1 साल कोरोना का और 2 साल आफ्टर कोरोना, पोस्ट कोरोना और ड्यूरिंग कोरोना, 3 सालों में जिन मुल्कों ने 10% से ज्यादा ग्रो किया वो दुनिया में टोटल 12 मुल्क हैं। टोटल 12 मुल्क है दुनिया में जिन्होंने 3 सालों की कलेक्टिव ग्रोथ जिनकी 10% ज्यादा हो, एक हम है। ठीक है, हमारे दौर में आप कह लें कि 36% से बढ़ के मिडिल क्लास 42% हो गई। हमारे दौर में एक्सपोर्ट जो रुकी हुई थी वो बढ़ गई, इंडस्ट्री चलना शुरू हो गई। 10.4% या 10.6% आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ आपके अयूब के बाद पहली बार हुई। आपकी यू कैन से कि रेमिटेंस जिसपे लोगों को ट्रस्ट नहीं था वो बढ़ गई। आपका यू कैन से कि ये जो आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो ठीक हो गई। अच्छा, हमारे दौर में तो बहुत अच्छा काम हुआ। हमें तो मीडिया में जाने की जरूरत नहीं थी। आज देखें ना, मेरे नंबर को कौन डिनाई कर सकता है? आप अपना इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट को या वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को, IMF की रिपोर्टों को, आज के नंबर्स को कोई है जो डिनाई करे? कोई है जो इसको कहे कि ये नंबर गलत है? ओके, चलिए मैं डॉक्टर शुमाइल से पूछ लेती हूँ। डॉक्टर शुमाइल, ये जो चीमा साहब ने अभी जितनी बातें की हैं कि माजी की हुकूमत ने जो इकदामात उठाए हैं, क्या वाकई इसी तरीके से हैं जैसे चीमा साहब बयान कर रहे हैं? क्या वाकई मईशत को लेकर इतने आला इकदामात कर लिए गए थे और मौशी बहरान जिसका आज हम इस हुकूमत की तरफ से, बल्कि आपकी कम्युनिटी के बहुत सारे लोग, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो हैं वो आए रोज़ टीवी पे आके बोल रहे होते हैं कि मुल्क जो है वो दिवालिया होने के करीब है, हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, माजी की हुकूमतें जिम्मेदार हैं। मौजूदा हुकूमत भी यही बात कर रही है, PTI को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रही है। तो जो चीमा साहब ने बातें की वो किस हद तक दुरुस्त है? चीमा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब आप चीज को देखते हैं तो आपको उसको पूरी इंटायरिटी में देखने की जरूरत है। अगर ये तमाम चीजें हो रही हैं, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ये तमाम अहदाफ बिल्कुल सही है, ये तो कोई शक नहीं, क्योंकि ये रिपोर्ट पाकिस्तान के अलावा IMF और ADB के अंदर भी उनकी एनालिसिस ऐसी है, वर्ल्ड बैंक की कैसी है। लेकिन देखने की चीज ये है कि अब हमारे अचानक खजाना जो बहुत ज्यादा, हम कह रहे थे कि स्टेट बैंक के पास रिजर्व बड़े अच्छे हैं, 22 बिलियन का जिक्र था, अचानक ही हुकूमत चेंज होते वो किधर अचानक हवा में कहाँ चल गए। तो इसका मतलब ये है कि कुछ चीजें जो हैं वो स्ट्रक्चरल मसाइल थे। इसका मतलब ये था कि हम शॉक्स अब्जॉर्ब करने की पोजीशन में नहीं थे। हमारी जितनी भी ग्रोथ है, हमारी जितनी भी इंडस्ट्री है वो इम्पोर्ट लेड है, यानी हमारा दारोमदार जो है वो इंपोर्ट पे है। हम बाहर से रॉ मटेरियल मंगाते हैं तो उसको फिर वैल्यू ऐड करते हैं। हमारे मुल्क के अंदर अब सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए। सस्टेनेबल ग्रोथ जो एग्रीकल्चर से हो सकती है, ठीक है, सस्टेनेबल ग्रोथ उस वक्त हो सकती है कि जो रॉ मटेरियल्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा मुल्क के अंदर पैदा हो, बने, मैन्युफैक्चर हो, उनकी वैल्यू ऐड हो और उससे हम एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। जैसे जैसे हमारा दारोमदार सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ आएगा और हमारे इंपोर्ट लेड से कम हो जाएगा तो हमारे ऊपर वो वजन नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब ये जैसे अभी इस वक्त हमारा जो यानी कि जो डिफरेंस है परसेंटेज ऑफ GDP में वो बहुत ज्यादा है, यानी कि हम इंपोर्ट के लिहाज से अगर हम देखें तो हम 19% के आसपास अपनी GDP का जो है वो इंपोर्ट पे खर्च करते हैं और तकरीबन 9% जो है वो एक्सपोर्ट की मद से GDP के तनासुब से हम करते हैं। ये डिफरेंस जो है वो खासा है। इस डिफरेंस को हमें खत्म करना है। तो डायरेक्शंस तो आगे ली, लेकिन जो स्ट्रक्चरल मसाइल हैं, यानी कि जो हमारे मुल्क के और खजाने को अंदर से घुन की तरह खा रहे हैं, वो हमारे सर्कुलर डेट्स हो गए, हमारे ऐसे लॉस मेकिंग स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस थे, उनके हमने वो मसाइल दूर नहीं किए। और उसके साथ साथ हमारा जो अखराजात हैं, यानी हमारे एक्सपेंसेस हैं वो ज्यादा हैं और हमारे रेवेन्यू, बेशक हमारे रेवेन्यू में इजाफा आया क्योंकि हमने अपने बजट्स के अंदर उनमें इजाफा किया, फिर भी वो कम करने के बावजूद तो हमारे ट्विन डेफिसिट जिसे कहते हैं, ये ट्विन डेफिसिट मौजूद थे। तो चीमा साहब अपनी जगह कह रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी हकीकत है कि हमारे मसाइल जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं और उनके लिए हमें वो जो हमें स्टेप्स लेने थे या हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये गवर्नमेंट जो है, जो आउटगोइंग गवर्नमेंट थी, ये वो स्टेप्स ले सकती थी,
वो नहीं लिए, जो कि मुश्किल थे। अवाम के साथ सच बोलने की जरूरत थी, क्या वो नहीं है। और ठीक है, एंड सेकेंडली ऑब्वियसली आप ओवरनाइट चीजें ठीक करने की एक्सपेक्टेशन जो है वो भी खैर काफी अनरियलिस्टिक सी है। जितने आप कह रहे हैं कि मसाइल गंभीर हैं, वो टाइम भी बहुत लगेगा उसमें। जी 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 सवाल ये है, प्राइम मिनिस्टर को क्या जरूरत थी 10 रुपए सब्सिडी को ड्रॉप करने की, जबकि कमिटमेंट हमारी रियासत की कमिटमेंट थी, IMF प्रोग्राम के तहत हमारे मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर की कमिटमेंट थी कि हम ये जो है प्राइसेस को जो है सब्सिडीज को रिमूव करेंगे, लेकिन उन्होंने उसके बरक्स क्यों ऐसा किया? तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी गवर्नमेंट, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, बिल्कुल ठीक है। ये बड़ा आपका वैलिड सवाल है, क्योंकि इसी को बुनियाद बना के आज ये बात की जा रही है, जिसका जो मौजूदा हालात हैं उसका जिम्मा PTI पर इसीलिए डाला जा रहा है। मैं एक ब्रेक ले लूँ, चीमा साहब से ब्रेक के इसका जवाब लेंगे और हुकूमत का भी मौका जानेंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं जो हुकूमत की तरफ से 30 रुपए फी लीटर इजाफा किया गया है पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत में। अवामी रिएक्शन डेफिनेटली आ रहा है। हुकूमत पिछली हुकूमत को इल्ज़ाम देती है, पिछली हुकूमत ये कहती है कि इन्होंने यही करना था। पहले तो ज़रा हुकूमत का जवाब जान लेते हैं। चीमा साहब आपकी तरफ भी आऊँगी। ऑब्वियसली डॉक्टर शुमाइल ने भी एक बड़ा वैलिड सवाल किया था, वो भी जानेंगे उसका जवाब आपसे। लेकिन पहले इम्तियाज़ शेख साहब, यानी आज आप लोगों की तरफ से ये जो इक़दाम उठाया गया पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ा के, तो माजी में आपकी जमात की तरफ से जो महंगाई के खिलाफ मार्च था या PMLN की तरफ से एहतजाजी मार्च था महंगाई के खिलाफ, उसको ये मान ले फिर हम कि गलत था? नहीं जी, बिल्कुल गलत क्यों था? बिल्कुल हमने तो उस वक्त भी महंगाई का खिलाफ जो बात करते थे, जो रीजनिंग देते थे, वो सही था ना। अब उसका जो मतलब ये जो आज कीमत बढ़ाने की बात आप कर रही हैं, ये तो मजबूरी में बढ़ाया गया। जिस तरीके से मईशत का बेड़ा गर्क करके गया इमरान खान, तो मतलब उसका नतीजा तो सबको पता था ना। क्या आपको नहीं पता था कि इकोनॉमी की क्या पोजीशन है? क्या ये पूरा सूरत एक दिन में हुई है? ये पूरे 4 साल में जिस तरीके से इन्होंने लूट मार और जिस तरीके से नाहिली से हुकूमत चलाई, उसका तो आपको पता है कि जहाँ। लेकिन उस वक्त PTI की हुकूमत भी ये कहती थी कि मजबूरी है। वो तो कहते थे हमने सब्सिडी दे दी है, बल्कि बढ़ाई नहीं कीमत जितना IMF ने कहा था। फेल्यूर था उनका, फेल्यूर था। न वो कभी कार्गो मार सके किसी ऑयल का, न फर्नेस ऑयल का, न गैस का बंदोबस्त कर सके। उन्होंने पूरी हिस्सा, और आखिर में जाते हुए उन्होंने प्राइस को फ्रीज कर दिया। और मतलब उनको पता था कि उनके साथ हाथ से हुकूमत जा रही है, लोग उनको छोड़ रहे हैं, सब बेजार थे। और आज जो ये हुआ बहुत मजबूरी हुआ, और पूरे का पूरा इसलिए कहते हैं आप सब्सिडी दी। सूरत हाल थी और काफी दिनों से इस पे बात चल रही थी। प्राइम मिनिस्टर ने और तमाम इत्तेहादी जमातों ने। अच्छा फिलहाल ठीक है। अच्छा शेख साहब, अभी ये सब्सिडी जो पिछली हुकूमत की तरफ से दी गई, उसको एक लम्हे के लिए साइड पे रखते हैं। उससे पहले हुकूमत मुसलसल कीमतें बढ़ा रही थी, PTI की बढ़ाई जा रही थी। हम मीडिया पे भी बात करते थे, आप लोग भी आते थे कि इस हुकूमत को आवाम का कोई ख्याल नहीं है, पेट्रोल बम गिरा दिया है, महंगाई मुकाओ मार्च मरियम बीबी का हो रहा था, आपका महंगाई के खिलाफ मार्च हो रहा था। तो अब क्या हुआ ऐसा? वो भी यही कहते थे कि IMF जो है उसकी वजह से हम कर रहे हैं। सही था उस वक्त, आज भी सही है। मेरी बात सुन लेना आप। उन्होंने हालात मुल्क के इस नहज पे पहुंचा दिए, इकोनॉमी को डैमेज किया, और उनकी इनएफिशिएंसी, उनकी नाअहलियत, उनकी करप्शन, उनका फेलियर था। आप बार बार रिकॉर्ड पर हैं, एक नहीं कई प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वक्त कहते थे इनसे, मतलब जब इनको तेल की जरूरत थी तो ये मतलब अपना LNG मंगाते थे, जब LNG की जरूरत थी तो ये तेल मंगाते थे, जब दोनों की जरूरत थी तो दोनों नहीं मंगाते थे। इससे मतलब समझ नहीं पाया। हमाद अजहर साहब टोटल फेलियर हुए, 3-3, 4-4 उन्होंने वजीर तब्दील किए, तो मतलब फेलियर था ना, इसे संभल नहीं पा रहा था। फाइनेंस मिनिस्टर का भी यही हाल था, 3-3, 4-4 फाइनेंस मिनिस्टर, 3-3, 4-4 उनके एनर्जी मिनिस्टर। इनसे इनकी बात टीम थी, इन्होंने जिस तरह का बेड़ा गर्क किया इकोनॉमी को, उसके साथ तो ये सूरत मिली पूरी के सामने रखी, और उसके बाद ये मुश्किल फैसले करने पड़े। और उसके ऊपर एक महीने में रखा, एक वो मतलब
तो मैं तो समझते बाहर है कि किस तरह का सियासतदान है, इलेक्शन चाहिए भाई। जो लोग आपको वोट देकर आए थे उनसे तो आपने वोट नहीं लिए ना, हमारे वोट वही थे जो आप बने हुए थे प्राइम मिनिस्टर, तो क्या उस वक्त वोट वैलिड थे? अब ये जो हुकूमत से बाहर निकल के आया तो वो वोट गलत हो गए। अभी भी अक्सरियत हमारे पास है असेंबली की, तो ये असेंबली में इस पे भी बात करते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं, मैं जरा जमशेद इकबाल चीमा साहब, ऑब्वियसली आपने इम्तियाज शेख साहब की बात सुनी है, वो कह रहे हैं उस वक्त जो एहतजाज था हमारा वो भी गलत था क्योंकि आप लोगों की तरफ से बहुत मिसमैनेज्ड चीज़ें थी। डॉक्टर शुमाइल ने भी ये बात की और शेख साहब ने भी उसका तस्करा किया कि जब लगा कि हुकूमत अब हाथ से निकल रही है तो IMF को यकीन दहानी कराने के बावजूद आप लोगों ने सब्सिडी दे दी 10 रुपए की। पहली बात तो ये कि आप मतलब पीपल्स पार्टी अब पुरानी पार्टी, नेशनल पार्टी थी, एक बड़ी पार्टी थी, लेकिन आज इनमें एक ऐसा बंदा एक भी नहीं मिलता। मैं रोज प्रोग्राम करता हूँ मैं कि जिसको इकोनॉमी के स्पेलिंग भी आते हो या वो ठीक बोल लाता हो, और आप उनको कुछ कर दे, मिन्नत करें, तरला करें, धमकी दें, या आपको कभी कुछ फिक्र नहीं बताएंगे। ये स्वीपिंग स्टेटमेंट देंगे, स्वीपिंग स्टेटमेंट गंदे गंदे लफ्ज बोलेंगे, गुस्से से बोलेंगे, बहुत बोलेंगे, लेकिन कोई एक लफ्ज नहीं बताएंगे कि जी इस तरह हमने गलत किया है, या इस तरह उन्होंने ठीक किया है, या इस तरह हम ठीक करेंगे, या ये हमारी फिक्र होगी, ये उनकी फिक्र है, या सिंध में हमने ये किया था, वहाँ पर टैक्स ज्यादा इकट्ठा कर लिया, या बताएं कि वहाँ पे कोई एग्रीकल्चर ने ज्यादा ग्रोथ कर लिया है, वहाँ पे कोई कब्जा ग्रुप की जुड़ाई हो, कराची में कोई बेहतरी हुई हो, लॉ एंड ऑर्डर में हाल आप कहते नहीं बताएंगे। अच्छा, अब वो कभी लफ्ज नहीं बताया, कभी कोई फिक्र नहीं बताएंगे। अच्छा, दूसरी बात इसमें इम्पोर्टेंट है वो ये है कि देखें हमारे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश हुआ 7 मार्च को। 7 मार्च को जो हुआ और 7 अप्रैल तक ऑलमोस्ट तकरीबन आप कह लें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सक्सेसफुल हो गया। जो सक्सेसफुल हो गया, अब 1 महीने में हमने क्या गलत कर दिया कि जो इनसे संभाला नहीं जा रहा? तो इतनी बड़ी चीज क्या कर दी कि उस 1 महीने में भी अप्रैल के जो नंबर आए हैं, वो आप GDP ग्रोथ के नंबर देखें, वो आप ज़राअत के नंबर देखें, वो आप टेक्सटाइल के देखें, वो आप टैक्स कलेक्शन के देखें, वो फॉरेन रेमिटेंस के देखें, कोई नंबर का रिवर्स हुआ है, हर नंबर बेहतर हुआ है, हर नंबर बेहतर हुआ है। और सिर्फ $650 मिलियन था जो आप कह लें कि करंट अकाउंट एफिशिएंट था। करंट अकाउंट एफिशिएंट भी इम्प्रूव हुआ, फरवरी में $500 मिलियन था। तो कोई ऐसा नंबर हमारे होते हुए 7 अप्रैल तक या इवन 30 अप्रैल तक कोई हमारा नंबर खराब हुआ नहीं हुआ। और ये नंबर से क्योंकि बोलते नहीं, लिहाजा इनके साथ क्या बात करें। बाकी बात रहे लेकिन अगर सब्सिडी देखिए, शौकत तरीन साहब गए, उन्होंने IMF को यकीन दहानी कराई कि हाँ जी हम पेट्रोलिंग की प्राइसेस बढ़ाएंगे, तो वापस आके उन्होंने बढ़ाई नहीं बल्कि उसकी बजाय उन्होंने सब्सिडी दे दी। मैं कह रहा हूँ कि देखिए उस बात से 1 महीने से फर्क को नहीं पड़ता, 1 महीने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कि ये इकोनॉमी है आपकी तकरीबन कुछ $400 बिलियन की, $400 बिलियन की इकोनॉमी में 1 महीना सब्सिडी देना या ना देना ये इतना मैटर नहीं करती ये बात। लिहाजा उस बात को लेके आगे चले जाना कि हम आज चलें 1 महीना हम हमारी ज़राअत। ठीक है डॉक्टर शुमाइल, ठीक है डॉक्टर शुमाइल, आपने जवाब चीमा साहब का सुन लिया। जो सब्सिडी का सवाल आपने भी उठाया था, वाकई 1 महीने में कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो चीमा साहब जानना चाह रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या, मैं शेख साहब आपकी तरफ भी आती हूँ, मैं जरा डॉक्टर शुमाइल इसका जवाब दे लें, इसके बाद मैं आपकी जानिब आती हूँ। जी देखिए, मैं चीमा साहब जो बात कह रहे हैं मैं उस हद तक एग्री करता हूँ कि हमें सीरियसली ये नेम कॉलिंग और एक दूसरे पे इल्जाम तराशी से मामला आगे बढ़ चुके हैं। तो वी कैन गो ऑन, अगली गवर्नमेंट आ जाएगी, फिर उससे अगली आ जाएगी, लेकिन ये मसाइल वहीं के वहीं होंगे। लेकिन ये मसाइल ज्यादा सीरियस होते जा रहे हैं, हम एज की तरफ आते जा रहे हैं। तो हमें अब मिल बैठ के इनको ऑब्जेक्टिवली मसाइल को समझना चाहिए, इनको सुलझाना चाहिए। स्ट्रक्चर जो मसाइल हैं वो यही है, हमारे अखराजात एक्सपेंसेस मुल्की सतह पे और हमारा जो रेवेन्यू कलेक्शन है टैक्सेस की मद में वो कम है। हमें इसको टैक्स टू GDP रेशियो अभी भी और भी कम हुआ है पिछले सालों के मुकाबले में। ये एक बहुत सवालिया निशान है। जब तक हम अपने टैक्सेस के कलेक्शंस को इम्प्रूव नहीं करते, धारे में नहीं लाते लोगों को, और इनडायरेक्ट की बजाय डायरेक्ट टैक्सेशन। इमरान खान साहब तो कहते हैं कि हमारे दौर में जितना टैक्स कलेक्ट हुआ है वो कभी हुआ ही नहीं है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। देखिए, जो अंडरस्टैंड करने की बात है, हमारा मेजॉरिटी टैक्स जो है वो इनडायरेक्टली कलेक्ट होता है, नंबर 1। नंबर 2, इंपोर्ट चूंकि ज्यादा हो रहा था, इंपोर्ट की अब देखिए ना हमारा ट्रेड डेफिसिट क्यों बढ़ा है।
हमारी इंपोर्ट ज्यादा हो रही है ना चीजें, अगर हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही है तो इंपोर्ट लेड एक्सपोर्ट है, तो वो रॉ मटेरियल्स भी आ रहे हैं, कि तेल की कीमतों में इजाफा हुआ तो हमारा मैक्सिमम जो कलेक्शन है एफबीआर का वो हम इंपोर्ट की सतह पे ले लेते हैं और उसके बाद बाकी इनडायरेक्टली लेते हैं 75%। अब ये देखना ये है कि हमें अपने टारगेट्स नहीं पूरे करने, हमें जो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट आ रहा है और हमारा जो फिस्कल डेफिसिट आ रहा है, यानी एक्सपेंडिचर अखराजात और हमारा जो हमारी पैदावारी सलाहियत मुल्क के अंदर है कीमत में, उसको हमें ब्रिज करना है। वो कम नहीं हो रहा, वो मुस्तकिल रह रहा है, मतलब कम हुआ कुछ लेकिन वो वापस आ जाता है। तो ये जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो अगेन दोबारा से वो लोअर साइड पे गई है। वो मैंने जो फिगर्स पढ़े हैं 9% पे हैं, मे बी प्लस माइनस अभी दोबारा से क्योंकि एडजस्टमेंट्स आए, लेकिन कहने का मकसद है वो अभी भी हमको 15% की तरफ नहीं गए, वो एक जमाने में 11-12 की तरफ गया था। तो ये वो ऐसे मसाइल हैं कि जिनको जब तक हम एक दूसरे को नेम कॉलिंग करते रहेंगे, किसी भी पार्टी से हो, और एक दूसरे को गिराते रहेंगे। देखिए ना, मेरा सवाल ये है कि चले मानते हैं कि जी सब लोग अनसीरियस हैं, दूसरे सब तमाम लोग सीरियस नहीं हैं, जिस तरह ये कह रहे हैं पुरानी 30 साल से वो गलत कर, तो फिर मैं तो ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि इन लोगों से, इनकी पार्टी से तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि इस किस्म की गैर संजीदा किस्म के जो है वो एक्शंस करेंगे कि चलो इनको मजा चखाने के लिए चलो ये लगा जाते हैं, ऐसे कर जाते हैं। तो हमें तो मुल्क के लेवल के ऊपर अपनी कौम, अपने मुल्क और अपने वतन के लिए जो है फैसले करने हैं, ना कि वक्ती तौर पे हमें खुशी देने के लिए फैसले करने हैं। जब तक वो सब्सिडी का इक़दाम आप कहते हैं गलत था पीटीआई की हुकूमत की तरफ से? बिल्कुल गलत था। हमें देखिए, अगर हम आज अपनी पैदावारी से, जिसे कहते हैं फंडेड सब्सिडी, अगर हम कहीं से अगर हम कमा के वो सब्सिडी देना चाहते हैं, अगर हमारे खजाने में पैसे पड़े हों या हम मुल्क की सतह पे कहीं से कमा रहे हों या हमें कहीं से तेल मुफ्त में मिल जाए, तो फिर हम वो फ्री कर सकते हैं, सब्सिडी दे सकते हैं। तो वो अनफंडेड सब्सिडी का मसला था, यानी लेकिन जो हालात थे उसमें सब्सिडी आप कह रहे हैं कि गलत फैसला किया गया पिछली हुकूमत की तरफ से, राइट? ठीक है, मूविंग ऑन। इम्तियाज शेख साहब, आप जवाब देना चाह रहे थे, वो कह रहे थे कि जी एक महीने में ऐसा क्या भाई ने कहा ना गलत फैसला। सॉरी, क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? ये एक गलत फैसला नहीं, तमाम के तमाम फैसले गलत, बिल्कुल। आप के पास बुलाए, ठीक है, पहले फिर कोई पार्टी जनाब, जिन्होंने जो ये कहते हैं ना कि पीपुल्स पार्टी के पास वजीर नहीं है, लोग नहीं है, तो जो दो इनके वजीर अपना थे फाइनेंस मिनिस्टर, दोनों ही पीपुल्स पार्टी के थे, चाहे ये पिछले वाले थे या उससे पिछले अपना शेख साहब थे, हफीज शेख साहब थे। तो मतलब लोग तो उनको वही मिले जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के थे। तो इनके पास तो न टीम है न लोग हैं, और मतलब पाकिस्तान का माहौल पॉलिटिकल इतना उन्होंने खराब कर दिया कि मतलब आप देखिए, मतलब रवादारी खत्म हो गई, मतलब लोगों को मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई दुश्मन बैठे हैं। तो इस तरह तो कभी हुकूमतें होती नहीं है। और अब परसों उन्होंने क्या किया, पूरे मुल्क में आग लगा दी। और मैं तो सलाम पेश करता हूँ राना सनाउल्लाह को, जिन्होंने बहुत बेहतरीन अंदाज में टैकल किया और इनका लॉन्ग मार्च भी फेल कर दिया। और उनको मतलब, और लोग भी देखे नहीं आए, सिर्फ केपी के दोस्त हमारे उनके साथ थे कुछ। और वो भी आप जब देखा तो 6 दिन ही बोले उन्होंने, वो कहा 6 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। आ जाए, 6 दिन को आ जाए, राना सनाउल्लाह जिंदाबाद, बैठे अब तो पेश करेंगे इनको, आ जाए, ले आए 6 लाख आदमी को कहते हैं। अच्छा चले, छोड़े इसको, छोड़े फिलहाल। आज तो मुझे ये बताएं, वो देखेंगे जब वो वापस आएंगे उस पर बात करेंगे। पहले तो मुझे बताएं, चीमा साहब ने बड़ा सवाल अहम किया आपसे, और ये देखें, अब आप पीटीआई को कहते हैं, अच्छा ये बताएं, चलिए ठीक है, आप जैसे कहते हैं, मैं एक लम्हे को मान लेती हूँ कि पीटीआई जो है वो कसूरवार है, वो बड़े बुरे हालात छोड़ के चले गए, लेकिन अब आपके पास हल क्या है? और चीमा साहब भी यही बात कर रहे थे कि आप इल्जामात लगाते हैं, हल नहीं बताते। हल क्या है? बैठे सबर के साथ बैठे, 1.25 साल इलेक्शन में पड़ा है, हमें करने दें, आप देखेंगे इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के हालात बेहतर करेंगे, इकोनॉमी को टर्न अराउंड करेंगे। और मतलब ये जो अपना जिस तरह की इस 1.25 साल में ऐसा क्या करेंगे कि अवाम की वाकई महंगाई से जान छूट जाएगी? तो देना जी, अभी हर चीज अभी आपको तो नहीं बता सकते ना, पहले महीने में आप लेटेस्ट, अभी तो फिलहाल महंगाई की है, अभी तो बिजली की कीमतें भी सुनने बढ़ा रहे हैं, महंगाई भी कम होगी, सूरत हाल भी बेहतर होगी, इकोनॉमी भी जो ये बेड़ा गर्क करके गए इंशाल्लाह उसको बेहतर करेंगे। और मतलब इतना बड़ा रिस्क लिया है अपना तमाम इत्तेहादी जमातों ने, इतना बड़ा चैलेंज जब बता, आप कह रहे हैं कि जी छोड़े हैं, लेकिन ऑब्वियसली हुकूमत से सवाल होते हैं और हुकूमत बताती है कि हम क्या इकदाम लेने जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगले इंतखाबात तक आप जो कह रहे हैं, देखिए अभी ये मतलब अभी तक मुल्क में मतलब 1.25 साल, अच्छा मुल्क में लड़ाई झगड़ा करने
डेफिनेटली फिर उस तरफ तवज्जो जाती है। ये छोड़ें, चुप करके बैठे, 1.25 साल अब इंतजार करें, फिर इलेक्शन में आए, इंशाल्लाह हम इनको ऐसी शिकस्त देंगे तो ये याद रखेंगे। मतलब ये सिर्फ जलसे करके मतलब कोई इलेक्शन नहीं जीतता, इलेक्शन की स्ट्रेटेजी अलग होती है। आए, हम इनको फेस करेंगे, इलेक्शन में फेस करेंगे और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे 1.25 साल के बाद। उसका वेट करें अपने टाइम का। 4 साल इनको हमने भुगता, पाकिस्तान के अवाम ने भुगता, अब ये 1.25 साल सब्र करें और देखें कि किस तरह इकोनॉमी भी ठीक होती है और पॉलिटिकल सूरत हाल किस तरह हम ठीक करते हैं और फिर इलेक्शन में जाएंगे, आ जाएं मैदान। चलिए अल्लाह करे इकोनॉमी ठीक हो, लेकिन वही बात है ना कि अनफॉर्चुनेटली होता यही आया और इतने अरसे से जब से मुल्क बना है हम यही देख रहे हैं कि जब भी हालात खराब होते हैं, मईशत खराब होती है तो माजी की हुकूमतों को कसूरवार ठहराया जाता है। हुकूमतें आती हैं, वो कहती हैं देखें जी हमें तो ये विरसे में मिला था, हम आएंगे ठीक कर देंगे। वो जाती है, कोई और जमात हुकूमत बनाती है, वो कहते हैं माजी वालों ने ही किया था। बट कहीं तो चीमा साहब इस चीज पे कहीं तो कोई मामला तय होने चाहिए कि आप भले जितनी मर्जी सियासत करें, आप भले बहुत सारे इश्यूज पे एक दूसरे की पगड़ियां उछालें, क्योंकि अब तो अनफॉर्चुनेटली यही हो रहा है हमारी सियासत में। लेकिन इकोनॉमी, मईशत मुल्क की एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो कि सियासत से बालातर होनी चाहिए। देखिए सादिया, कुर्बान चाहिए आप पे भी कि आपने क्या मतलब मईशत में बात कर रही है और आपने शेख इम्तियाज को बुला लिया कि आप मईशत में बात करें। देखें संजीदगी तो यहाँ से नजर आई थी ना कि आप कितने संजीदा हैं लोगों को गाइड करने में। सो मैं वो जो बात करें, सियासी बात करें, इलेक्शन की बात करें, शिकस्त देने की बात करें, वो तो इसी तरह की बात करेंगे, नहीं पता उनको सियासत का, मईशत का। लिहाजा थोड़ी सी जब आपने टॉपिक के मुताबिक अगर बंदा बुलाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। शेख इम्तियाज साहब बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, उनका अपना टॉपिक होगा, उनका अपना एक सब्जेक्ट होगा, उसमें अच्छी बात कर सकते हैं। अगर आप मईशत के बारे में बात करें, तो उनसे ये पूछ रही थी वजीर है ना, वजीर है, नहीं वजीर है, पढ़े लिखे आदमी है, ठीक है बात है, साबक ब्यूरोक्रेट है, पढ़े लिखे, सीनियर है, पढ़े लिखे हैं। मैं कौन सा कह रहा हूँ नहीं, बड़े पढ़े लिखे हैं, लेकिन मईशत के बारे में अगर उनसे बात करेंगे तो संजीदगी नहीं है ना। इसका मतलब संजीदगी नहीं है आपकी कि आप लोगों को गाइड करना चाह रही नहीं है। ठीक, अब उन्हें उस पर आएंगे नहीं, कभी भी नहीं उस पर आएंगे, कभी भी। अगले 3 प्रोग्राम उन पर कर ले, बुला लें, उनको नहीं आएंगे उस पर, इस मईशत पे नहीं आएंगे। वो कहेंगे जी हम इलेक्शन हरा देंगे, हम फेंटी लगा देंगे, राणा सनावला की बैठ के तारीफ करके चले जाएंगे। वो देखें, क्वेश्चन ये है कि आपने मईशत में बात करनी है तो मईशत में हम रीजनेबल अंदाज में बात करें कि जी कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताएं, वो हमें बताएं वो कर क्या रहे हैं, हम बताएं कि हमने किया क्या था। और कोई मईशत के बारे में कोई लफ्ज ऐसा नहीं होता कि जिसमें फिगर ना हो। फिगर के बगैर कोई बंदा मईशत के बारे में बात करता है तो बड़ा ही गैर संजीदा आदमी है वो बड़ा ही गैर संजीदा और बिल्कुल बेमानी बात कर रहा है। सो मैं बेसिकली बात कर रहा हूं कि देखें, ये जो आप कह रहे डॉक्टर शमाइल साहब ने बात की, मैं उसका जवाब देना चाह रहा हूं। शेख साहब की बात का मैं क्या जवाब दूं, उसका जवाब ही कोई नहीं बनता। फिर आपने जो बात की मैं उसका जवाब दूं। बेसिक जो बात है कि देखें, सारी चीजें आइडियल 3.5 साल में मईशत में नहीं होती, लेकिन हमारे पास जो था, हमारे पास जो रूम टू प्ले था वो क्या था कि हमने, वो बात हो रही थी ज़राअत की, ज़राअत में 4.4% ग्रो किया हमने, कई मतलब 15 साल बाद 4.4% ग्रो किया। एक चीज़ है कि आपकी सारी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल यहाँ से आता है, दूसरा है कि आपकी वैल्यू एडिशन होती है आपकी इंडस्ट्री से। इंडस्ट्री का 10.6% अयूब खां के दौर के बाद ये पहली बार ग्रोथ हुई। तीसरी बात आ गई कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो, वो 3 जगह से कम होना था कि आपकी एक्सपोर्ट बढ़ती, वो बढ़ी है। फिर आपकी फॉरेन रेमिटेंस ज़्यादा होती, वो हुई है। फिर आपका जो आप कह लें कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो बेहतर होती, वो भी हमने मेंटेन किया। जो हमारी तकरीबन है कोई $8.5 अरब की 3 सालों में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई है, जो पिछली गवर्नमेंट्स के पीपल्स पार्टी से काफी ज्यादा है, मुस्लिम लीग नून के ऑलमोस्ट बराबर है, बाकी हर नंबर में हमने बीट किया उनको। सो ये ही एक चीज हो सकती है। फिर दूसरा ये है कि जो कुछ आपके पास है उन वसाइल का बेहतर आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, वो हमने हैव नॉट्स को हमने ट्रिकल डाउन के तौर पर नहीं, उसका वेट करने को नहीं कहा, हमने उन्हें सपोर्ट किया है। यहाँ 1 करोड़ लोगों को लगातार सपोर्ट जाती रही है, जिससे यहाँ की मिडिल क्लास जो 36% पे हो गई थी, ये 2008 से पहले यहाँ मिडिल क्लास थी 42% से कम होकर 36% हो गई। हमारे दौर में दोबारा 42% पे गई है और 2025 तक ही जा रही थी 50% पे। ये जिन 12 मुल्कों में मिडिल क्लास सबसे तेजी से फैल रही है, उसे कहते हैं G12, अपना वेलोसिटी 12, V12 वेलोसिटी 12 के 12 मुल्क हैं जिनमें मिडिल क्लास सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, उनमें एक हम हैं। ठीक है, फिर जो जिस आप साउथ ईस्ट एशिया में देखें सबसे कम बेरोजगारी हमारे पास हुई 4.3% की। फिर आप देखें कि ये जो 5 मुल्क जिनमें 50% आप गरीब हैं, एक्सट्रीम पॉवर्टी वाले, उनमें हमारा नाम शामिल होता था, अब नहीं है, अब हम उसमें निकल गए। वो आप कह रहे इंडिया है, बांग्लादेश है, आपका आप कह लें कि ये क्या नाम है इसका, यू कैन से कि मैं बोल रहा हूँ युगांडा नहीं, सारी बाकी 3 अफ्रीकी मुल्क हैं, ये 12 मुल्क
5 जो मुल्क हैं उनमें हमारा नाम पहली बार निकला है। तो हमने चीजों में इंप्रूव किया है, हमने पैसे का बेहतर इस्तेमाल किया। ब्रेक के लिए काफी कह रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। आज इस तरीके से पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाई गई हैं, उसके बाद ये फैसला किया गया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो कौम से खिताब करेंगे, जो कि आज 9 बजे उनका खिताब होना भी है, और कुछ पैकेजेस का ऐलान किया जाएगा जिसमें वो कहते हैं कि जो गरीब तबका है वो इससे मुतासर ना हो, इसलिए उनको शायद कोई रियायती पैकेज देंगे, और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए वो कह रही है हुकूमत कि जी हम कुछ रियायत देने जा रहे हैं। डॉक्टर शमाइल, ये बताइएगा कि जो हम बार बार IMF की बात करते हैं, या कुछ और ममालिक से दोस्त ममालिक भी बोलते हैं, जो भी कह लें आप उनको, कि इमदाद मिल जाएगी, हमें बहुत सारी सहूलत हो जाएगी। अब ये पिछली हुकूमत की अगर हम बात करें, PTI ऑब्वियसली IMF के पास नहीं जाएंगे बल्कि हुकूमत में आएंगे तो इतने अरब रुपए जो हैं वो इनके मुंह पे मार देंगे, कर्जे से जान छुड़ा लेंगे। फिर हुकूमत में आए तो पता चला कि मुमकिन नहीं है, IMF के पास जाना ही था। उस वक्त भी बड़े लोग ये कहते थे कि IMF के पास आप देर से गए हैं, जल्द चले जाते तो शायद इतनी मईशत ना बिगड़ती। लेकिन अभी भी यही हो रहा है, IMF के पास हम वापस जा रहे हैं, उनसे हम पैकेजेस की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई ना कोई डील स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कोई मुस्तकबिल करीब में पॉसिबिलिटी है कि वाकई ये जो सियासी जमातों की तरफ से अनरियलिस्टिक टारगेट्स दिए जाते हैं, अवाम को बताया जाता है कि हम ये तमाम इमदाद से जान छुड़ा लेंगे, हो सकता है? देखिए, पहली बात ये कि चीमा साहब जिस तरह बता रहे थे, उन्होंने बिल्कुल गवर्नमेंट ने कोशिश भी की, और इस गवर्नमेंट को भी अब कोशिश करेंगे अगर उनको वक्त मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम्स यही हैं कि IMF का सिर्फ कंधा इस्तेमाल किया जाता है और पेंट करते हैं हम। ग्राउंड रियलिटी ये है कि हमें डेट सर्विसिंग और डेट रीपेमेंट, ये दोनों चीजें जब निकालते हैं तो गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो उनके लिए पीछे जो उन्होंने टोटल रेवेन्यू कलेक्ट किया होता है उसमें से कुछ बचता नहीं है। ये सिचुएशन है। और बोरोइंग मजीद अगर हम देखें, पिछली गवर्नमेंट को भी करनी पड़ी, तो वो पिछले वाले रिटायर करते हैं, नहीं लेनी पड़ती है। तो जब तक हम जैसे ही हमारे पास, फर्ज करें कि इस साल गवर्नमेंट बहुत अच्छे इकदाम करती है, हमें कुछ स्पेस मिल जाता है, इंटरनेशनली कमोडिटी प्राइसेस गिर जाती हैं, तेल की कीमतें गिर जाती हैं, गवर्नेंस के मदद से हम टाइमली बाइंग कर लेते हैं LNG की, और हम रेट्स को कम कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी की गोइंग फॉरवर्ड। अब वो जो टाइम है, उस टाइम के अंदर ऐसे इकदाम करने की जरूरत है कि हमारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं, जो हमारे लॉस मेकिंग स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, उनको हम अपनी बुक से निकाल दें, प्राइवेटाइज कर दें, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करे, लग्जरीज को कंट्रोल करे जहां पर मुमकिन हो सकता है, और रॉ मटेरियल्स को जहां पे सस्टेनेबल बुनियादों के ऊपर लोकली हम कोशिश करें जहां पे मुमकिन हो। बहुत सी चीजें हम बाहर से मंगवाते हैं, लेकिन बहुत सी चीजें लोकली जिस तरह से मौजूद हैं, तो इस तरह से हम कुछ ना कुछ स्पेस क्रिएट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जब तक हम अपनी पैदावारी सलाहियत नहीं बढ़ाते और अपने रेवेन्यूज को, क्योंकि डोमेस्टिक कॉमर्स में डेफिनेटली लोग तरक्की कर रहे हैं शैडो इकोनॉमी में, उससे जब तक हम अपनी जो हिडन इकोनॉमी है उसको नहीं मेन उसमें लाते और अपने ये लॉसेस को नहीं कट करते, हम इस वक्त बाहर से कर्जा जात लेके हम इस वक्त अपने मुल्क को डे टू डे एक्टिविटीज को रन कर रहे हैं, और उसके साथ साथ लग्जरीज को जो है वो हम फंड कर रहे हैं बाहर से। ये हमारे पास वो स्पेसेस हैं जो हमने लेनी है अच्छे आसान दिनों में। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। ये मैंने बहुत आसान अल्फाज में कहा, ऑब्वियसली इट्स इजियर सेड देन डन, लेकिन इसके लिए बड़े स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, और अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द आयल काम करना पड़ेगा। एक दूसरे को नेम कॉलिंग करते रहे, एक दूसरे को गालम गलोच करते रहे, जो मर्जी करते रहे, इससे कभी भी मुल्क भी तरक्की नहीं करेगा और हम जो है मजीद आगे मुश्किल में दलदल में जाते जाएंगे। तो मेरा तो ये, लेकिन बिल्कुल करें, बहुत सारे इश्यूज हैं। मैं डॉक्टर साहब यही तो बात कर रही हूँ, बहुत सारे इश्यूज हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहने के लिए, एक दूसरे पर तनकीद करने के लिए भरा हुआ है ये मुल्क इश्यूज के लिए सियासत में, लेकिन ये मईशत को तो से निकाल देना।
मैं यही बिल्कुल कि मईशत एक वाहिद चीज रख दी है, हुकूमत भी, ऑपोजिशन की सारी जमातें भी, कि इस पर ना हम बार बार जो हैं, जो बिजनेस कॉमर्स के लोग हैं या जो चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के लोग हैं, हम बार बार कह रहे हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर साइन करें, इसके ऊपर पॉलिटिक्स खत्म कर दें, बाकी दूसरी चीजों पे करें कि आपकी शक्ल कैसी है, आपका कद कैसा है, उस पर करें, इन चीजों पे खत्म कर दें बराए मेहरबानी। दैट्स ट्रू, बिल्कुल सही। तो चीमा साहब, ये तो अभी मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ जब अपोजिशन लीडर बने थे इमरान खान साहब के वजीर आजम बनने पे, तो उन्होंने तो अपने पहले खिताब में पार्लियामान में कह दिया था कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लेते हैं, इकोनॉमी पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल इस वक्त एक और अहम सवाल जो कि आपकी हुकूमत से हो रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब ने नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की है कि हम तो रशिया से सस्ता तेल लेने जा रहे थे और ये मामला जो हैं वो नहीं भाए किसी को, तो इसलिए हुकूमत चली गई। आज PMLN ने एक सवाल किया है कि वो कोई मुआहदा दिखा दें कि जिसमें आपने रशिया के साथ ये तय हो गया था कि वाकई कोई सस्ता तेल लेने जा रहे हैं। वो कह रही हैं हवा में बातें कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, कहीं पर ऐसी कोई बात नहीं हुई। देखें, ये आई वॉज पार्ट ऑफ दैट मीटिंग्स और डील। इसमें देखें दो चीज़ें, इस रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, ये जो हिस्सा है, इस हिस्से में तीन चीज़ें अहम हैं। एक ये है कि दुनिया में पोटाश खाद जो है वो एक कनाडा है और एक बेलारूस है। अगर हम बात करें, आप कह लें कि ये जो एडिबल ऑयल है इसका, सनफ्लावर का, वो 80% आपको रशिया और यूक्रेन देता है। फिर आपकी को 826 मिलियन टन टोटल गंदम है, उसमें 120 मिलियन टन की ट्रेड होता है, उसमें 60 मिलियन टन जो है वो यूक्रेन और रशिया देता है। फिर तीसरी बात होगी कि आपकी एनर्जी और आपका यू कैन से कि जो सरप्लस है एनर्जी में, तेल भी और गैस भी, वो मेन रशिया के पास है। सो कहने का मतलब ये कि एनर्जी, फूड और फर्टिलाइजर, ये तीन चीजें जो मेन चीजें हैं, मेन कमोडिटी है, ये तीनों में सरप्लस जो है वो इस खित्ते में है। सो जो मेरी लास्ट मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, आपके कैबिनेट की मीटिंग हुई जिसमें आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ इट, हमारे अदर मिनिस्टर थे एनर्जी के, मैं फूड सिक्योरिटी की तरफ से था। तो बेसिकली उसमें दो बातें हुई कि जी हम $60 पे हमें तेल मिलता है रशिया से, उस वक्त रेट था $100 का, और दूसरा ये था कि उस वक्त $393 रेट था पर टन गंदम का, हमें मेरी थी $280 की, $280 की मेरी थी। हमारी जरूरत थी तकरीबन 2 से 2.5 मिलियन टन, हम या आप पहले स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के लिए हम बिल्ड करना चाह रहे थे, तो 2 से 2.5 मिलियन टन। और तीसरी बात थी कि हम DAP खाद जो है या पोटाश खाद जो है वो भी इसी सारी सिर्फ एक ग्लोबल नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। क्या इस पे कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या मुआहदा है, कोई MOU साइन हुआ? ये सादिया नहीं, सादिया नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल ये वर्बल नहीं था, ये लास्ट स्टेज पे थी और उसके डॉक्यूमेंट्स जो है आजकल भी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, मैं भी आपको इसके बाद भेज दूंगा डेफिनेटली। ये आप कह लें कि इट वाज अ वेरी सीरियस डील, और कहा यह गया, बताया ये गया जब प्राइम मिनिस्टर वापस आए, और तो बताया ये गया कि जो इंडिया जो है उस वक्त सस्ता तेल हमसे भी सस्ता ले रहा था, और हमें कहा गया कि इससे भी अगर निगोशिएट जब फाइनल करना जाएंगे $5 बढ़ जाएंगे। सो तकरीबन इट वाज अराउंड 35 to 40% लो प्राइस पे हमें तेल मिलता था, और हम लेने से मैं सीरियस है। बेसिक था कि उस वक्त ये आप कह लें कि फॉरेन ऑफिस को, मोइज को और फॉरेन सेक्रेटरी को कहा गया कि आप एक ऐसा सिस्टम डिवाइस करें कि जिसमें हमसे अमेरिका या यूरोप नाराज ना हो और हम ये कर लें, और ये उस पर डिवाइस किया गया, प्रोसीजर डेवलप किया गया, इस पर निगोशिएशन आगे बढ़ी, और इसमें यह तय हुआ कि कुछ हम चाइना के थ्रू मंगवाएंगे, कुछ हम डायरेक्ट मंगवाएंगे, जिससे आप कह लें यूरोप को भी हम नाराज नहीं करना चाहते, और इट वाज वेरी सीरियस डील, और आज तक हम कर चुके हैं और इंडिया कर चुका है। देखिए इस वक्त आज की डॉक्टर शमाइल, शुक्रिया, और इम्तियाज शेख साहब का भी प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।